ओके हम लोग लेज़र बीम करैक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे। तो 4 लेज़र प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। डायरेक्शनैलिटी, बीम डाइवर्जेंस, मोनोक्रोमेटिसिटी और इसके अलावा कोहेरेंस, जिसको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। तो आज रिमेनिंग 3 जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी, स्पेकल्स एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो इसमें जो की पॉइंट होगा, बुलेट पॉइंट होगा, मैं उसको हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले मोनोक्रोमेटिसिटी। इससे पहले भी लेक्चर्स में हम लोगों मोनोक्रोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी से मुराद ये है कि अ लाइट हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ obtained from the laser sources are called मोनोक्रोमेटिसिटी। यानी वो लाइट जो सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट करती हो आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, उस लाइट को हम क्या कहेंगे? मोनोक्रोमेटिसिटी। यानी ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। लेकिन आप ये जानते हैं कि सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ की लाइट ऑब्टेन करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होके वापस अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आता है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाइन्स एमिट होती हैं। ऑर्डिनरी कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज में तो मोनोक्रोमेटिसिटी ना होने के बराबर है। इवन दो जो कि लेज़र सोर्स है, हाँ वो सॉलिड स्टेट लेज़र हो, हाँ वो गैस लेज़र हो या सेमीकंडक्टर लेज़र हो, तो उससे हमें ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड इमिशन, मेटास्टेबल स्टेट से जब स्टिमुलेटेड इमिशन होती है, वी विल ऑब्टेन ए बैंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अ बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं जो लेज़र लाइट आउटपुट के तौर पे मिल रही है, कन्वेंशनल की तो हम बात ही नहीं करते हैं। कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज से ट्यूब लाइट हो गया, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब हो गया, या सोडियम, इवन सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब हो गया जिससे भी येलो लाइट एमिट होती है, ये डिफरेंट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम अपने लेज़र सोर्स की बात करते हैं कि जो हाईली मोनोक्रोमैटिक होता है। इवन दो हाईली मोनोक्रोमैटिक नेचर होने के बावजूद लेज़र सोर्स से जो लाइट एमिट होगी उसके अंदर बैंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ होगी। और इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व अगर बनाई जाए तो यू विल गेट अ बेल शेप और लाइन शेप कर्व एज शोन इन द गिवन फिगर। जिस तरह ये फिगर में देखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस बेल शेप कर्व के अंदर एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट है। यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेज़र सोर्स से एमिट हुई है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट इंटेंसिटी है, और उस इंटेंसिटी को क्या नाम दिया गया है? आई नॉट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट के राइट साइड और लेफ्ट साइड देखें, आपको डिफरेंट बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल रहा है। इसको मैं यूं बना सकता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी एक मिल रही है, इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, यूं। तो ये राइटवर्ड बैंड हो गया सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इसकी वैल्यू हम लेट्स सपोज 100 हर्ट्ज मार्क करते हैं तो आपको नेक्स्ट मिलेगी 100.5, 110, 120, 130, 40, 50 अप टू 1000 तक जा सकती है। इसी तरह 100 की बैक साइड पे अगर आप आ जाएं तो आपको 90 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, तो ये एक डिफरेंट बैंड्स आ जाता है। तो इस बेल शेप कर्व में ये जो जिसे कहते हैं हाफ फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हाफ है अपनी पीक वैल्यू के, आई नॉट बाई 2, और इधर भी क्या है? आई नॉट बाई 2 है। तो ये जो बैंड आपको पूरा मिल रहा है इससे कहा जाता है बैंड विड्थ। तो इसकी जो बैंड विड्थ वैल्यू है इसको डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो डेल्टा न्यू है इसके बारे में कहा गया है कि जो ऑर्डिनरी कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज होंगे, इस बैंड विड्थ की जो विड्थ होगी, जो थिकनेस होगी डेल्टा न्यू की, ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज के लिए 10 पावर 10 हर्ट्ज है। 10 पावर 10 हर्ट्ज, 10 पावर 9 बिलियन हर्ट्ज होता है। तो ये 10 बिलियन हर्ट्ज, यानी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से आपको ये जो बेल शेप की लाइन विड्थ, बैंड विड्थ कैपेसिटी मिल रही है 10 पावर 10 हर्ट्ज तक है। इतनी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इमिट हो सकती है, जबकि लेज़र लाइट जो है वो 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज है। तो
तो इट मीन लेजर इज मच मोर नियरली मोनोक्रोमेटिक एज कंपेयर टू लाइट एमिटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है कि फ्रॉम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस लाइन विड्थ ऑफ मिरर कैविटी, कि लेज़र के अंदर हम लोग एक सिलेंड्रिकल कैविटी बनाती हैं जिसके अंदर लेजिंग मीडियम होता है एक्टिव सेंटर के तौर पे और साइडों में मिरर होती हैं। और जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना स्टार्ट होता है तो कहता है कि लाइन विड्थ ऑफ मिरर कैविटी, इस मिरर कैविटी के अंदर जो डेल्टा न्यू होगा इसको ऑब्टेन करने का एक डायरेक्ट रिलेशन है C/2πL इंटू 1 - R डिवाइडेड बाई R अंडर रूट। ये डेल्टा न्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इसमें L क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ द कैविटी, वो जो रेजोनेंस कैविटी हम लोग लेती हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ की, इस मार्कर के साइज जितनी भी हो सकती है। और R रिफ्लेक्टेंस ऑफ आउटपुट मिरर, कि आउटपुट मिरर से जब लेज़र लाइट कुछ ट्रांसमिट होकर बाहर जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर विद इन द कैविटी कन्फाइंड हो जाती है और रेजोनेंस का फिनोमेना स्टार्ट होता है, तो ये R उसकी रिफ्लेक्टेंस है। तो ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके आप डेल्टा न्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर होगी? तो दिस इज अबाउट मोनोक्रोमेटिसिटी। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आ लाइट हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ विच इज़ मोनोक्रोमेटिक इन नेचर फिजिकली इम्पॉसिबल, कि इसको फिजिकली ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। आपके पास कितने ही प्रिसाइज एक्यूरेट सोर्सेज हों, कोहेरेंट सोर्सेज हों, तो आपको जो लाइट मिलेगी वो बंच ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ पे कंसिस्ट करेगी और उसके अंदर एक बैंड विड्थ होगी, लाइन विड्थ या बैंड विड्थ होगी, जिसको डेल्टा न्यू कह सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्पेकल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेकल्स का लुग़वी मीनिंग है दाग या धब्बे। आमतौर पे जो ऑर्डिनरी सरफेसेस होती हैं बहुत ही स्मूथ सरफेसेस को भी अगर आप लोग देखें तो वो उनके अंदर अनइवन पैटर्न होती हैं। अनइवन पैटर्न मीन इनहोमोजीनिटी, यानी उनके अंदर निशेब व फराज होती हैं, अप डाउन्स, प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशन। इवन ये जो टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप बज़ाहिर आपको बड़ा स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो इसकी सरफेसेस पे आपको अनइवन पैटर्न नज़र आएंगे, यानी इसमें प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन, निशेब व फराज नज़र आएंगे। तो लेज़र की ये खूबी है कि वो सरफेसेस जिनमें इस तरह के देखें अनइवन पैटर्न है, एक ट्रफ की तरह का पैटर्न नजर आ रहा है और एक क्रस्ट की तरह का एक माउंटेन सा बना हुआ नजर आ रहा है, आपकी नेकेड आई इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेजर लाइट इन सरफेसेस पे फॉल करते हैं। तो जब इन सरफेसेस में अनइवन पैटर्न है, जब लेजर लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इन सरफेसेस पे पड़ेगी तो वो वेवलेंथ जो इसके बॉटम पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी एज कंपेयर टू उस वेवलेंथ के जो टॉप पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो रही है, इनमें एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना। तो जब इनमें पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो इट फॉलोज द कंडीशन और क्राइटेरिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो टॉप रीजन और बॉटम रीजन से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के दरमियान इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। स्क्रीन के ऊपर हम इन इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड डार्क एंड ब्राइट इमेजेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन। तो ये इमेजेस जो हैं इन सरफेसेस के पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगी। इमेज जो है जिस सरफेस से याद रख लो रिफ्लेक्ट होके आती है उसके साथ इमेज लाती है। तो आप इस तरह सरफेसेस की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि ये सरफेसेस स्मूथ सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस हैं, इवन सरफेसेस हैं, होमोजीनिटी है इनके अंदर या नॉन होमोजीनिटी, इनहोमोजीनियस पैटर्न नज़र आ जाता है। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में इंटरफेरेंस पैटर्न जो हैं ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं? क्वालिटी ऑफ द सरफेसेस के मतलब इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द लेज़र इज कॉल्ड स्पेकल्स। लेज़र स्पेकल्स कहा जाता है इसको। तो ये इससे आप लोगों ने सरफेसेस की क्वालिटी के मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, कि वो अप या डाउन्स जो है इनहोमोजीनिटी, डिग्री ऑफ इनहोमोजीनिटी कितनी है उसके अंदर, ये चीज़ आपको बता देगी। लास्ट वन पोलराइजेशन जो है ना, हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट्स जब एमिट होती है तो उसके मल्टी फेजेस और मल्टी डायरेक्शंस होती है, रैंडम फेजेस होती हैं। अगर आप लाइट को पोलराइज बनाना चाहती हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये जो लाइट है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। बोथ वेक्टर्स आर मूविंग
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट्स सपोज ये ब्लैक मार्कर जो है ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वाइब्रेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, और रेड मार्कर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये ऑसिलेट कर रहा है इस प्लेन के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन के अलॉन्ग, और इस डायरेक्शन में वेव्स जनरेट हो रही हैं, वेव्स प्रोपेगेट हो रही हैं। तो पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो लेज़र में प्रॉपर्टी यूज हुई है मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि द प्रोसेस सेवरल टाइप्स हैं पोलराइजेशन की। द मोस्ट सिंपलेस्ट method or simplest form of polarization is linearly polarized light or plane polarized light. The process of confining electric vibration of light into single plane is called polarization, और इसको linearly polarized light कहा जाता है। तो हमारे पास वेरियस मेथड हैं लाइट को लीनियर पोलराइज करने के। हम लाइट के सामने एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है, पोलराइडर जिसे कहते हैं, वो रखते हैं। ये क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स की पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती हैं। तो लाइट का वो कंपोनेंट जो क्रिस्टल में मौजूद एटम्स की अलाइनमेंट के पैरेलल हो, वो तो लाइट को अलाउ कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो लाइट ब्लॉक हो जाती है। इस तरह एक कंपोनेंट लाइट का ब्लॉक हो जाता है और सिंगल कंपोनेंट जो है वो आउटपुट के तौर पे आपको मिलता है। तो इससे हम कहते हैं कि लाइट क्या हो गई है, लीनियरली प्लेन पोलराइज्ड हो गई है। तो डेफिनेशन में फिर देखें, द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग ए इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट इनटू सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का मटेरियल है जिसे हम कहते हैं कि क्रिस्टल को ब्रिस्टल एंगल पे अगर रखा जाए तो लाइट लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है। अब ये ब्रिस्टल एंगल क्या है कि लेज़र के अंदर जब आप रेजोनेंस कैविटी बनाते हो, सिलिंड्रिकल कैविटी बनाते हो, सेंटर ऑफ द कैविटी पे आपका लेज़र मीडियम आ गया एक्टिव सेंटर के तौर पे, और साइडों पे मिरर है। अब वो मिरर जिससे लाइट ट्रांसमिट होकर आउटपुट के तौर पे बाहर आती है एज ए गेन प्रोफाइल, क्योंकि एक मिरर तो 100% रिफ्लेक्टेड मिरर होता है जिसकी वजह से लाइट कन्फाइंड रहती है, लेकिन वो मिरर जिससे लाइट पार्शली जो है वो ट्रांसमिट होकर बाहर आती है और पार्शली जो है विद इन द केविटी कन्फाइंड रहती है। तो अब जो ट्रांसमिटेड बीम है जो बाहर आ रहा है, इसको आपने पोलराइज बनाना है। तो आप एक ग्लास एंगल जो है, एक सरफेस ऐसी रखेंगे कि ब्रिस्टर एंगल पे अगर उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर दें तो अब उस सरफेस में से पास होने के बाद जब लाइट बाहर आएगी वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। अब ब्रिस्टर एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, बात को ज़रा समझना है। ये हमारे पास एक इंटरफेस है जो दो सरफेसेस को सेपरेट करता है, यानी दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल को सेपरेट कर रहा है। ये हमारे पास एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हैं लेस होता है, इक्वल टू 1, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, यानी इंटरफेस के टॉप रीजन रेयर मीडियम और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा। आमतौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, यहाँ इस टेक्स्ट बुक में म्यू कहा गया है। तो ब्रिस्टर एंगल ऑफ पोलराइजेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। फाइनल रिलेशन बताता हूँ, फिर प्रूफ भी देता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी, कि इफ टेंज ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू म्यू, या म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड ब्रिस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन। ये मैथमेटिकली ये कहा जाता है। अब ये है क्या चीज़, ज़रा तवज्जो दें इसके ऊपर। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये इंटरफेस होगी। हम जानते हैं कि जब लाइट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो स्नेल लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, आपस में सेम होती हैं। बात ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और मैग्नेटिक वाइब्रेशन दोनों शामिल हैं। कैसे बताया गया है? ये जो डॉट बार है, डॉट बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट जो है ये कैसे वाइब्रेट कर रही है। एक पोर्शन इसका इनटू द बोर्ड जा रहा है और एक पोर्शन आपकी तरफ, यानी यूं वाइब्रेट कर रही है इस तरह। तो एक पोर्शन लाइट का इस तरह वाइब्रेशन कर रहा है और दूसरा पोर्शन इसका यूं वाइब्रेशन कर रहा है। अब हमने एक को क्या करना है, ब्रिस्टल लॉ ऑफ पोलराइजेशन के प्रिंसिपल के तहत एक को ब्लॉक करना है और एक को आउटपुट में बाहर जो है ना ट्रांसमिट करना है। तो जब इंटरफेस पे लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे, दिस इज एन इंसिडेंट रे, तो अ पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए रिफ्लेक्टेड रे and part of the light is transmitted into second medium as a refracted ray। क्लियर होगी?
रिफ्लेक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये बेसिकली थीटा आई है और ये थीटा आर है। पी मैंने क्यों लिखा हुआ है अभी मैं आपको बताता हूं। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा, अब ब्रिस्टर लॉ ये कहता है कि हमने सरफेस को इंसिडेंट लाइट के सामने इस एंगल पे रखना है, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा होना चाहिए कि जब इंटरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। तो जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 100% पोलराइज्ड हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। जबकि रिफ्रैक्टेड रे है जो कि डेंसर मीडियम में जा रही है, आप इसमें देखें मैंने ये डॉट भी बनाया हुआ है, एरो भी बनाया हुआ है, यानी इसका पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसे नजर आ रहा है जैसे इस मीडियम में इंसिडेंट रे का था। तो ये नॉन पोलराइज लाइट थी ना, तो इट मीन ये भी नॉन पोलराइज है, लेकिन ये 100% नॉन पोलराइज नहीं है, पार्शली पोलराइज लाइट है, यानी इसमें कुछ कंपोनेंट क्या है, पोलराइज्ड हुए हैं। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे को देखो तो मैंने ये एरो इसमें से खत्म कर दिए हैं। तो एक एरो खत्म करने से क्या मराद है, सिर्फ डॉट पैटर्न है। और डॉट पैटर्न क्या है कि ये वाली वाइब्रेशन है। तो हमने क्या किया कि इस सरफेस को एक ऐसे पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रखा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ये 100% पोलराइज्ड हो गई है। तो इस तरह ये पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है आप ब्रिस्ट और विंडो को रख के आपने अचीव कर लिया। अब ज़रा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि ये कैसे बनता है, कि ये ब्रिस्ट लॉ ऑफ पोलराइजेशन में तो जो देनी है, मैंने क्या कहा था कि द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल at which the reflected ray and refracted ray becomes normal to each other, कि इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना ले, तो उस वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। अब ये थीटा आई था बेसिकली, ये दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बात को जरा समझना है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये थीटा आई की वैल्यू है ना, तो इस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे ना, तो ये आई पी हो गया, तो फिर ये भी आई पी होगा ना, ठीक है, ये भी आई पी हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास। स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहां पर आमतौर पे एन आप लोग पढ़ते हो, तो मैंने क्या लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, म्यू। अब थीटा आई क्या चीज है, ये वाला, ये आई पी हो गया, ठीक है, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और थीटा आर जो है ये क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 फ्रॉम स्नेल लॉ। अब आप जरा गौर से देखें, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। और इसके अंदर टोटल कितने एंगल्स हैं, आई पी, 90 और आर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई पी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई पी की वैल्यू निकाले तो 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90। तो आई पी प्लस आर इक्वल टू 90। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर वाला, इसकी वैल्यू निकालें तो यहां से आई पी उधर चला जाएगा, 90 माइनस आई पी, ठीक हो गया। तो स्नेल लॉ में डिनोमिनेटर में जो आर था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 90 माइनस आई पी। तो इसको 2 के यूजिंग 2 in 1, तो म्यू इक्वल टू साइन आई पी डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस आई पी। अब साइन 90 माइनस आई पी पे साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन 90 माइनस आई पी इस फार्मूले के तहत काज आई पी आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में इसकी जगह काज आई पी, अब साइन आई पी डिवाइडेड बाय काज आई पी, टेंजेंट आई पी,
तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना बहुत आसान है। अगर आपका सेकंड मीडियम ये ग्लास है या वाटर है तो आपको पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका। लेट्स सपोज एक ऐसा मीडियम है जिसका सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो आ जाता है 3 आ जाता है, तो आप इधर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, आई पी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3। अगर √3 में लेता हूँ, लेट्स सपोज √3 लेता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 जो है ये आप जानते हैं ये क्या होता है 60 डिग्री मेरे ख्याल में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अगर 60 डिग्री एंगल बनाए तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ना 100% क्या हो जाएगी पोलराइज्ड हो जाएगी, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शली पोलराइज होगी। तो इस तरह हम याद रख लो, ये जब हमने रेजोनेंस कैविटी बनाई थी लेज़र के लिए तो मैं उधर वर्ड्स यूज़ होता रहा है कि ब्रिस्टर एंगल। तो जब आप आउटपुट मिरर से गेन प्रोफाइल के तौर पे लेज़र लाइट लोगे तो लाइट को क्या होना चाहिए, प्लेन पोलराइज होना चाहिए। तो हम उस रिफ्लेक्टेड मिरर के सामने जो है ये एक सरफेस ऐसे रखते हैं कि उस सरफेस को ब्रिस्टर एंगल पे रखा जाए। तो जब ब्रिस्टर एंगल पे रखेंगे तो आपकी आउटपुट प्रोफाइल जो है वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर बीम। ये लास्ट वन प्रॉपर्टीज थी जो है, खत्म कर